Hello student, today we will start chapter number 11 Gandhian era 1999 till 1947. Introduction. The father of the nation Mahatma Gandhi was one of the greatest men who dedicated his whole life for the service of the mankind and served our nation. During this period is known as Gandhian era. He led the national freedom movement even when he was in jail. He made strategies to pave the way for India's freedom. स्टूडेंट महात्मा गांधी जिन्हें हम सब जानते हैं, जो कि हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने देश के प्रति और उसके लोगों की भलाई के लिए लगा दी। उनके उस समय को गांधीयन एरा कहा जाता है, जो कि 1990 से लेकर 1947 तक रहा है। इस दौरान बहुत सारे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, मतलब देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारे मूवमेंट्स किए गए थे। इवन जब भी वो जेल में थे तब भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, स्ट्रेटजीज बनाई ताकि इंडिया को किसी भी तरीके से आज़ादी मिल सके। एमर्जेंस ऑफ महात्मा गांधी। The national movement of India underwent a major change with the arrival of Mahatma Gandhi. It became a mass movement. तो इंडिया में ये जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आया जब महात्मा गांधी भारत में आए। और इस तरीके से ये जो मूवमेंट था मास मूवमेंट बन गया। मास मूवमेंट मतलब बहुत सारे संख्या में लोगों जब एक साथ जुड़ जाते हैं किसी काम को करने के लिए, उसे हम मास मूवमेंट कहते हैं। पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जॉइन दी नेशनल स्ट्रगल। हर तरफ से लोग जो थे समाज के इस काम में, इस स्ट्रगल में महात्मा गांधी का साथ देने लगे। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम है। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, और ये इंग्लैंड गए। ही स्टडीड लॉज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इन्होंने क्या की, अपनी पढ़ाई करी, कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई की। और उसके बाद ये साउथ अफ्रीका गए अपनी लॉ की, अपनी कानून की पढ़ाई को प्रैक्टिस करने के लिए। It was during his stay there that he led the Indian residents of South Africa to protest through non-violent means against the discriminatory racial policy. और ये उसी दौरान की बात है जब वो वहाँ पे रह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कैसे जो है इंडियन, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, रहने वाले लोग हैं, कैसे प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब कि प्रोटेस्ट करना मतलब किसी भी चीज़ के लिए विद्रोह करना, लेकिन नॉन वायलेंट मतलब शांतपूर्ण तरीके से कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो वहाँ पे इंडियंस रह रहे थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी रेशियल पॉलिसी, मतलब उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो उसी दौरान उन्हें पता चला कि इंडियंस की, भारतीयों की क्या पोजीशन है। ही इवॉल्व्ड his policy of satyagraha, Satyam and Truth, and the Agraha main insistence of holding firmly to which was based on ahimsa. गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो क्या थी? सत्याग्रह थी। सत्या का मतलब होता है ट्रुथ, सच, और आग्रह करना मतलब किसी से हम जब रिक्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अहिंसा के ऊपर बल दिया था, मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब हमें किसी भी तरीके की लड़ाई नहीं करनी है, हमें हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है। उसके बाद 1950 में गांधी जी भारत लौट कर आए और उन्होंने इंडिया में अलग अलग जगह के ट्रैवल किया। और ट्रैवल करते हुए उन्होंने इंडिया की सिचुएशन देखी कि भारत की क्या स्थिति है। ही स्टैब्लिश एन आश्रम एट साबरमती। उसके बाद इन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी। कहाँ पे? गुजरात, साबरमती नियर दी अहमदाबाद इन गुजरात। गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे अहमदाबाद जो सिटी है वहाँ पर साबरमती के पास में इन्होंने क्या किया? आश्रम की स्थापना करी, जहाँ पे हर तरीके के लोग आ सकते थे, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हों। गांधी जी ने तीन तरीके के लोकल मूवमेंट जो थे भारत में चलाए थे जब वो यहाँ पर आए थे। सबसे पहले उन्होंने चंपारण, जो कि बिहार में है, फिर दूसरा खेड़ा, जो कि गुजरात में है, और तीसरा आपका अहमदाबाद, गुजरात। इन तीन जगहों पे इन्होंने मूवमेंट चलाया था। ही ऑर्गेनाइज सक्सेसफुल सत्याग्रह कैंपेन फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर ऑफ चंपारण। तो इन्होंने जो सत्याग्रह चलाया था वो क्यों चलाया था? चंपारण में उन्होंने जो इंडिगो कल्टीवेटर्स होते हैं, मतलब जो इंडिगो की नील की जो खेती कराते थे, इंडिगो की खेती कराते थे, तो वहाँ के फार्मर्स के लिए इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। साथ ही साथ खेड़ा के किसानों के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। और अहमदाबाद में फैक्ट्री में, मिल में काम करने वाले वर्कर्स के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 एंड द रॉलेट सत्याग्रह। स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। ये 1990 में बनाया गया था।
आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉन्टेग्यू एंड द वाइसरी चेम्सफोर्ड, मतलब जो चेम्सफोर्ड जो वाइसरी थे उन्हीं के नाम पर और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो यहाँ पे ये वाइसरी थे और साथ ही साथ ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो इनके नाम पर ही इस एक्ट को बनाया गया था। और इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों बनाया था? इट वॉज ब्रॉट आउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919 आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद एन एम टू एक्सपैंड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इसको ब्रिटिश सरकार ने 1991 में इसलिए लॉन्च किया था ताकि भारतीयों का जो इंडियंस है उनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है इंडिया की गवर्नमेंट में हो सके, उनका पार्टिसिपेशन योगदान जो है सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए इस एक्ट को बनाया गया था। The Central Legislative Council has made bicameral having two houses. However, this act failed to meet the expectation of Indian. ये बनाया तो गया था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में जो है इंडियन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकें और इंडियंस भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन जब ये एक्ट बनाया गया तो ये एक्ट लोगों की, इंडियंस की एक्सपेक्टेशन पे, उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा और फेल हो गया। इसी साल 1919 में गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक और एक्ट बनाया था जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसका दूसरा नाम ब्लैक एक्ट भी है और इसे हिंदी में काला कानून के नाम से जाना जाता था। इस एक्ट का मतलब ये होता था स्टूडेंट कि गवर्नमेंट जो है, सरकार, हम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, भले ही उसके पास वारंट हो चाहे ना हो, किसी को भी जेल में डाल सकती है और उसका कोई ट्रायल नहीं होगा, मतलब उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस एक्ट को बहुत ही ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी आलोचना की थी। महात्मा गांधी जी ने भी इस एक्ट के आने पर क्या किया, एक सत्याग्रह लॉन्च किया 6 अप्रैल 1919 को और लोगों से आग्रह किया, लोगों को कहा कि मतलब इस डे को किस तरह से मनाना है, एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट। मतलब जो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया है उसके अगेंस्ट में हमको सत्याग्रह करना है और नॉन वायलेंट मतलब किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, तो इस दिन को इस तरह से मनाना है। The Rowlatt Satyagraha was the first major all-Indian struggle against the British, even though it was largely restricted to the city. A large number of strikes and demonstrations were held. इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक होने लगी, लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे और ब्रिटिशर्स ने उसी ही तरीके से लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से, क्रूर तरीके से इस मूवमेंट को क्या किया, दबा दिया। नेक्स्ट टॉपिक, जलियांवाला बाग मास्कर। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में दो लोकल लीडर्स थे, एक थे आपके डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे थे डॉक्टर किचलू। इनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि ये रॉलेट एक्ट जो बनाया गया था इसके खिलाफ में थे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इनको अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उनका ये मानना था कि इनका कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट से कनेक्शन है। This arrest was followed by an attack and symbol of British authority, the town hall, the post office and the other government building. जब डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट कर लिया गया तो इंडियंस भी, भारतीय भी शांत नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया कि इस अरेस्ट के बाद उन्होंने ये किया कि ब्रिटिशर्स की जो भी चीज़ें होती थी, मतलब उनके सिंबल वाली जो भी चीज़ है, चाहे उनके घर, चाहे उनका पोस्ट ऑफिस हो, चाहे गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो, तो उसके ऊपर अटैक किया जाने लगा। आर्मी को बुलाया गया और आर्मी वॉज कॉल्ड इन एंड एन ऑर्डर वॉज इशूड प्रोहिबिटिंग द पब्लिक मीटिंग एज असेंबली। आर्मी को बुलाया गया और साथ ही साथ एक ऑर्डर निकाल दिया गया कि अब कोई भी पब्लिक में अपनी मीटिंग नहीं करेगा, कोई भी कहीं पर इकट्ठा नहीं होगा। मतलब अगर 4 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो वो अब क्या है, उसको बंद कर दिया गया, वो मतलब इलीगल माना जाएगा। बैसाखी का टाइम था, 13 अप्रैल 1919 का समय था। एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, कहाँ पे, अमृतसर में, जो कि पंजाब में है, और वहाँ पे जलियांवाला बाग में एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी, शांत तरीके से हो रही थी। प्रोटेस्टर, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में जो धरना प्रदर्शन करते थे उनको प्रोटेस्टर, बहुत सारे आदमी, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आए हुए थे और बहुत ही शांत तरीके से, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो लोकल लीडर्स थे अमृतसर के, इनको अरेस्ट कर लिया था, तो इसके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शांत तरीके से कर रहे थे। जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और वहाँ पे सिर्फ एक गेट था, नैरो छोटा सा गेट था, आने जाने के लिए रास्ता था, एंट्री करने का, एग्जिट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर थे, और उन्होंने क्या किया, वो पार्क में आए अपने कुछ सोल्जर्स के साथ और उन्होंने जो एंट्री पॉइंट था, जहाँ से आने जाने का रास्ता था, उसको ब्लॉक कर दिया था। और ब्लॉक करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो
जो प्रोटेस्टर्स थे जिसमें कि महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे, और जिनके पास वो अनआर्म्ड थे, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं था। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर दो, और इस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बुरी तरीके से घायल भी हो गए। दिस मास्केयर का मतलब ही यही होता है, हत्याकांड, मतलब बहुत सारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा गया था उस वक्त। इस मास्केयर ने पूरे हमारे देश को हिला के रख दिया, और मार्शल लॉ पंजाब में घोषित कर दिया गया, मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि अब पूरी तरीके से मिलिट्री जो है पंजाब के एरिया को देखेगी, वहाँ पे ऑर्डिनरी लॉज जो नियम कानून थे वो नहीं लगेंगे, अब मार्शल लॉ, हर जगह मिलिट्री का रूल चलेगा। इस वजह से लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ प्रोटेस्ट करने का, अपना गुस्सा दिखाने का अलग अलग तरीके होते थे। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो उनको एक सम्मान दिया गया था, नाइटहुड का सम्मान दिया गया था, जो कि उनको ब्रिटिशर्स ने दिया था, वो उन्होंने क्या किया, लौटा दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दिखाया। इस मास्केयर को उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ करते हुए ये काम किया कि उन्होंने अपना जो उनको एक ऑनर मिला था, जो कि ब्रिटिशर्स से उनको मिला था, उन्होंने लौटा दिया। खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में, तब एक आपका मुस्लिम एम्पायर था, टर्की। टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बुरी तरीके से हार गया था, और आपका जो ब्रिटेन था वो जीत चुका था टर्की से। तो एक तरीके से जब ब्रिटेन जीत गया और टर्की हार गया, तो टर्की के ऊपर ब्रिटेन ने क्या किया, बहुत ही हार्श ट्रीटी का मतलब हो गया बहुत ही उनके ऊपर पाबंदी लगाना और उनको ह्यूमिलेट करना, इस तरीके की, मतलब उनको परेशान करना है, आसानी से समझिए, जैसे परेशान करना, इस तरीके से चीज़ें होने लगी। साथ ही साथ टर्की के जो आपके जो टॉप मोस्ट जो उनकी पोजीशन होती है, जो हेड होती है, उसको खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा की पावर भी सारी चली गई, मतलब टर्की के कह लीजिए जो सुल्तान थे, ठीक है, उनको खलीफा कहा जाता था। तो उनकी पूरी की पूरी उनकी पावर भी चली गई थी। अब सारी पावर ब्रिटेन के हाथ में थी, क्योंकि ब्रिटेन जीत चुका था, टर्की हार चुका था। इस वजह से क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो मुस्लिम्स लोग थे, उनको काफ़ी ठेस पहुंची इस चीज़ से। उन्हें ऐसा लगा, क्योंकि क्योंकि वो जो उनके खलीफा थे, जो टर्की के सुल्तान थे, वो उनको अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे, मतलब एक तरीके से जैसे हम अपना भगवान मानते हैं, उसी तरीके से खलीफा को ट्रीट किया जाता था। तो मुस्लिम्स इससे काफ़ी ज़्यादा वो हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। वो ये चाहते थे कि खलीफा को उनकी पावर, उनकी अथॉरिटी वापस दे दी जाए। साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि खलीफा को अलाउ किया जाए, उनको ये परमिशन मिले कि मुस्लिमों की जो भी धार्मिक प्लेसेस हैं, जो भी धार्मिक जगहें हैं, वहाँ पर उनका कंट्रोल उन धार्मिक जगहों पे खलीफा का होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका टर्की में हुआ। इंडिया का इसके ऊपर क्या असर पड़ा? इंडिया में ये असर पड़ा कि खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया इस वजह से। किसने लॉन्च किया? अली ब्रदर्स ने किया। ये दो भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। क्योंकि वो मुस्लिम थे और मुस्लिम्स की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची थी, तो इन यंग ब्रदर्स ने मिलकर क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को काफ़ी क्या किया, सपोर्ट किया। गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया था, इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि उनको लगा था ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा मौका है हिंदू और मुस्लिमों को साथ में जोड़ने का। इसीलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था, काफ़ी सपोर्ट किया था। इन द कांग्रेस सेशन ऑफ 1920 द कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज गिवन बाय गांधी जी। कांग्रेस के सेशन में 1920 में गांधी जी ने क्या कहा कि अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब कि किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करना है, कोई भी कॉपरेशन उनका नहीं करेगा। इसमें उन्होंने क्या समझाया कि आपको अगर कोई टाइटल दिया गया हो, जैसे कि आपको सम्मान के तौर पे ब्रिटिशर्स ने कोई टाइटल दिया है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का मिला था, और भी बहुत सारे टाइटल्स होते थे, जैसे बहादुर, राय बहादुर। तो वो सारे टाइटल क्या करने, सरेंडर करने हैं, ब्रिटिशर्स को वापस लौटा दीजिए। गवर्नमेंट की नौकरी अगर आप कर रहे हैं, रिज़ाइन कर दीजिए। कोई भी फॉरेन सामान नहीं यूज़ करेंगे। लॉयर्स जो हैं ब्रिटिशर्स के कोर्ट में नहीं जाएंगे। बॉयकॉट ऑफ स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ब्रिटिश स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, सबको बॉयकॉट करना है। और साथ ही साथ
गवर्नमेंट के साथ किसी भी तरीके से कॉपरेट नहीं करना है, उनका सहयोग नहीं करना है, मना कर देना है कि हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। ये गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर, एस सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी, इन सब ने अपने अपने टाइटल ब्रिटिशर को वापस कर दिए। बहुत सारे लॉयर जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, इन्होंने भी क्या किया, ये लॉयर्स थे, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस गेव अप कर दी। मतलब कि अब हम ब्रिटिशर्स के कोर्ट में जाएंगे नहीं और वहाँ पे किसी भी तरीके से अपने कानून की पढ़ाई का जो वो प्रैक्टिस करते थे, जो लॉयर थे वो, तो वो सब उन्होंने गेव अप कर दिया, मना कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए। पब्लिक पीपल क्या कर रहे थे, लोग ये कर रहे थे कि फॉरेन क्लोथ जो विदेशी जो कपड़े होते तो उनको जला रहे थे, और जो भी दुकानें जो है फॉरेन का कपड़े बेच रही थी उनको भी हटाया जा रहा था। तो इसका क्या असर पड़ा, इसका असर ये पड़ा कि रिडक्शन इन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ। तो जो सामान, जो कपड़ा बाहर से आता था हमारे देश में, इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, जब कोई भी सामान हमारे देश में बाहर से आता आता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट कहते हैं। तो इम्पोर्ट में क्या हुई, गिरावट हुई। क्यों? क्योंकि अब फॉरेन क्लोथ्स कोई खरीद नहीं रहा था, उनको बेचा नहीं जा रहा था। तो एक तरीके से इम्पोर्ट जो था फॉरेन क्लोथ का घट गया, काफ़ी घट गया। जगह जगह पे स्ट्राइक होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगा, मतलब लोग नारेबाजी करने लगे और लोग स्ट्राइक करने लगे। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स जो है, जब वो भारत में आए 1921 में, ही वॉज ग्रीटेड बाय अ हड़ताल स्ट्राइक ऑल ओवर द कंट्री। तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में 1921 में आए तो पूरे इंडिया में हड़ताल करी गई, स्ट्राइक करी गई। जब वो बॉम्बे में आए थे उन्होंने, मतलब जब व्हेन ही लैंडेड इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में उतरे, जब वो आए तो हर जगह पे क्या किया गया, स्ट्राइक किया गया, कि उनका आना किसी को पसंद नहीं आया। गांधी जी along with the अली ब्रदर toured the country addressing the meeting। गांधी जी ने अली ब्रदर्स के साथ हमारे देश में अलग अलग जाके टूर किया, मतलब जगह जगह वो गए और जगह जगह पे उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। Along with the boycott and non-cooperation, a constructive program was also launched. It mainly aimed at popularizing spinning and weaving khadi, promoting Hindu-Muslim unity and the removal of untouchability। तो गांधी जी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, जिसमें कि उन्होंने ये सब चीज़ें बताई थी, साथ ही साथ वो कंस्ट्रक्टिव काम भी कर रहे थे। मतलब कंस्ट्रक्टिव काम मतलब जिसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि उनका उनका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, कि खादी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, खादी के कपड़े पहनना, हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखना, और अनटचेबिलिटी जो छुआछूत लोग मानते हैं, इसको रिमूव करना, इसको ख़त्म करना जड़ से। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी साथ साथ कर रहे थे। दिस मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ बाय द गांधी जी फॉलोइंग द चौरी चौरा इंसिडेंट। लेकिन ये जो मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसे गांधी जी ने क्या किया, बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? क्योंकि एक घटना हुई थी, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और इस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो इतनी ज़ोरों से चल रहा था उसको उन्होंने बंद किया। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? फरवरी 1922 का समय था, और कुछ फार्मर्स थे, कुछ पीजेंट्स का ग्रुप था, और वो बहुत ही शांत तरीके से एक पुलिस के सामने, मतलब पुलिस के सामने क्या कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे शांत तरीके से। चौरी चौरा आपका एक जगह है, उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, एक तरीके से शांत तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इनके ऊपर क्या करी, फायरिंग कर दी। दिस एंगर्ड द ग्रुप हु देन क्लैश विद द पुलिस एंड सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन। तो ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट में ग्रुप ऑफ पीजेंट्स जो पीसफुल तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके ऊपर पुलिस ने फायरिंग कर दी, और लोग उतने ही ज़्यादा फिर क्या हुए, इस फायरिंग की वजह से नाराज़ हो गए। पुलिस और लोगों के बीच में भिड़त हुई, और लोगों ने नाराज़ होकर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। बहुत सारे पुलिस वाले इसमें मारे भी गए। तो जब ये चीज़ गांधी जी को पता चली, तो गांधी जी का तो दो ही चीज़ गांधी जी फॉलो करते थे, एक तो सत्याग्रह, शांत तरीका, और नॉन वायलेंस। लेकिन इस मूवमेंट में क्या हुआ था, वायलेंस हो चुका था। तो जब उन्होंने देखा कि ये मूवमेंट जो है आपका पीसफुल नहीं है, लोगों ने आग लगा दी, लोगों ने पुलिस वालों को मार दिया, तो इस चीज़ की, इस घटना की वजह से क्या किया, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर लिया, बंद कर दिया। इवन बिटवीन 1922 एंड 1929, कुछ 1922 से लेकर 1929 तक के बीच में भी कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि
जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया तो दो तरीके के ग्रुप कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर दो तरीके के ग्रुप दिखने लगे थे। एक ग्रुप वो था जिसमें कि वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे लीडर्स थे, जो कि गांव में, रूरल एरिया में कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते थे, जिससे लोगों का कुछ अच्छा हो। इन्हें क्या कहा गया? इनको नो चेंजर्स के नाम से बुलाया गया। और जो दूसरा ग्रुप था उसको प्रो चेंजर्स के नाम से बुलाया गया। प्रो चेंजर्स जैसे कि आपके सी आर दास, मोतीलाल नेहरू। अब ये वो लीडर्स थे आपके जो कि गांधी जी से क्या थे? डिसअपॉइंटेड थे, निराश हो चुके थे, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। इनका ये मानना था कि पार्टी को क्या करना चाहिए? इलेक्शन फिर से लड़ना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और काउंसिल में आना चाहिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रभाव डाला जा सके। क्योंकि जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, पॉलिटिकल पावर नहीं होगी, हम गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। और इसी प्रो चेंजेस ने एक पार्टी बाद में बनाई जिसका नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे बाद में स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट टॉपिक, सिमोन कमीशन। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो एक कमेटी इंडिया में भेजेगी और ये कमेटी ये बताएगी कि इंडिया में और किसी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज प्रोग्रेस की ज़रूरत है कि नहीं। मतलब हमारा देश, लेकिन हमारे देश का संविधान कौन देख रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन्होंने कमेटी भी बना ली और इंडिया में भेज दी। इस कमेटी का नाम जो था सिमोन कमीशन पड़ा। क्यों? क्योंकि इस कमेटी के जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन सिमोन। इस कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, एक भी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, जिसकी वजह से इंडियन जो भारतीय लोग थे काफ़ी ज़्यादा खफा थे, काफ़ी नाराज़ थे। तो जब ये कमीशन, जब सर जॉन सिमोन जो है 1928 में यहाँ पर आए, तो लोगों ने उनका वेलकम कैसे किया? लोगों के हाथों में बैनर थे और उन बैनर्स पे लिखा रहता था सिमोन गो बैक, सिमोन भारत छोड़ो, इन लाहौर एट अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द सिमोन कमीशन। और लाहौर में भी इसी तरीके से जब सिमोन कमीशन के अगेंस्ट में एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, एक रैली निकाली जा रही थी शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल तरीके से, तो उसमें क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स ने लाला लाजपत राय को बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा था और लाठी चार्ज किया था, जिसमें उनकी बाद में डेथ भी हो गई थी। उनकी ही डाइड सून आफ्टर डेट, उनकी उसमें लाठी चार्ज में डेथ भी हो गई थी। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।